तो साथियों इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 3 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक ग्रुप डी में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए प्रश्न पूछा गया था अगस्त 2026 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता अलका नागिया अरोरा। जी हाँ, अलका नागिया अरोरा। आप लोगों को याद रखना है, अलका नागिया अरोरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में समझ लीजिए। आप लोगों को पता होगा कि ये रक्षा लेखा महानियंत्रक बनी है जिनका नाम है अलका नागिया अरोरा। मेरे प्यारे साथियों इन्होंने पदभार ग्रहण किया है कब, तो 1 अगस्त 2026 को पदभार ग्रहण किया है। ये भारतीय रक्षा लेखा सेवा 1991 बैच के अधिकारी हैं, यानी इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के अधिकारी हैं जो 1991 बैच के हैं। मेरे प्यारे साथियों इनको ना रक्षा मंत्रालय का भारत सरकार के अंदर यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर इनको मौका मिला है। और आपको पता होगा कि इनका मुख्य काम है भारतीय सशस्त्र बलों में, जैसे कि थल सेना हो गया, नौसेना हो गया, वायु सेना हो गया, इनके वित्तीय प्रबंधन करते हैं और लेखांकन करते हैं, भुगतान आंतरिक लेखा परीक्षण करते हैं, रक्षा व्यय यानी कितने मतलब सेना में हमको खर्चा करना है इन सब का निगरानी करते हैं। ठीक है। अब मैं बात करूं कि CGDA जो CGDA मतलब कि रक्षा लेखा महानियंत्रक है, वो डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अगर हम बात करें CGDA का मुख्यालय क्या, तो ये आपका नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था 2026 में रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा जयंती मनाया गया। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 165वीं जयंती मनाया गया। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी को महात्मा कहकर पुकारा था, यानी उपाधि दिया था, तो इसको याद रखिएगा। देखिए अगर रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म की बात करें तो 7 मई 1861 को कोलकाता के अंदर हुआ था। ठीक है। इन्हें नोबेल का पुरस्कार भी मिला है साहित्य के लिए। 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार से इनको नवाजा गया है और ये ऐसा प्राप्त करने वाले पहले एशियाई और पहले गैर यूरोपीय साहित्यकार बने हैं। मेरे प्यारे साथियों इनको जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में, तो वो गीतांजलि के लिए दिया गया था। ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर का ही ये आप लोग जानते हैं अपना जो भारत का जन गण मन है राष्ट्रगान, वो इन्हीं के द्वारा रचा गया था। बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान इन्होंने ही रचा था, अमार सोनार बांग्ला। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था 2026 में कला के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। तो देखिए 2026 में कला के क्षेत्र में जो है ये 2 व्यक्तियों को नवाजा गया है। कला के क्षेत्र विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, एक धर्मेंद्र सिंह दियोल है और दूसरा है एन राजम। ये 2 ऐसे मतलब कलाकार हैं जिनको पद्म विभूषण 2026 से नवाजा गया पुरस्कार से, और याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कितने लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए 2026 के अंदर अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथियों भारत सरकार ने 26 जनवरी 2026 की पूर्व संध्या पर कुल 131 पद्म पुरस्कार को घोषणा मतलब देने की घोषणा की है, जिनमें से आपको 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण, 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं, जिनमें 19 महिलाएं हैं, 16 को मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है, 6 को विदेशी और NRI। ठीक है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अगर 5 पद्म विभूषण की बात आ रही है तो देखिए इसमें धर्मेंद्र सिंह दियोल एक हो जाएंगे, जो कि मरणोपरांत इनको कला के क्षेत्र में यानी जो आर्ट के क्षेत्र होता है उनमें दिया गया है। दूसरा है KT थॉमस, लोक सेवा यानी पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको दिया गया है। एन राजम जो कि कला के क्षेत्र में, तो देखिए 2 व्यक्तियों को कला के क्षेत्र में दिया गया है। P नारायण जो कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया। BS अच्युतानंद जो कि मरणोपरांत लोक सेवा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रश्न आया था मुंद्रा पोर्ट के बारे में पूछा गया था। मुंद्रा पोर्ट किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में पूछा था। तो देखिए आप सभी लोगों को पता है कि मुंद्रा पोर्ट जो है वो भारत का एक बहुत प्रतिष्ठित प्राइवेट पोर्ट है जो गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर। याद रखिएगा मुंद्रा पोर्ट जो है गुजरात के अंदर है। आप लोगों को याद होगा कच्छ जिला, गुजरात के कच्छ जिला में अरब सागर में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों इसका जो संचालन होता है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के द्वारा होता है।
ठीक है। इसका विशेषता यही है कि यह भारत का सबसे बड़ा निजी और वाणिज्यिक बंदरगाह के रूप में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट निम्न में से किसका हिस्सा है? तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट की बात करते हैं तो ग्रैंड स्लैम का हिस्सा है। आप सभी लोगों को पता होगा कि ग्रैंड स्लैम जो होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और 4 में सबसे पहला जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन है। क्या है? 4 में सबसे पहला कौन है? तो सबसे पहला मेरे प्यारे साथियों ऑस्ट्रेलियन ओपन है। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि सबसे पहला है। ये जनवरी के महीने में आप लोगों को होता है, इसको याद रखिएगा। और टेनिस का टूर्नामेंट है। हालांकि ये चारों के चार हैं, ग्रैंड स्लैम 4 हैं, जिसमें से आपको ना ऑस्ट्रेलियन ओपन भी है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के 4 जो ग्रैंड स्लैम है ना, उसमें से एक टूर्नामेंट माना जाता है। और हर वर्ष जनवरी के महीना में इसको ना आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। ठीक है। और पहला ग्रैंड स्लैम के रूप में आप लोगों को ऑस्ट्रेलियन ओपन ही देखने के लिए मिलेगा। दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन, चौथा है यूएस ओपन। तो इन चारों को देख लीजिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ये 4 हैं जो कि ग्रैंड स्लैम है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 18 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी 2026 तक इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट था इसको कराया गया था। मेलबर्न पार्क, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको आयोजित किया गया था। इसमें हम बात करें तो ग्रैंड स्लैम जो होता है वो श्रेणी ग्रैंड स्लैम में टूर्नामेंट, टेनिस टूर्नामेंट के लिए इसको कराया जाता है। कोर्ट की सतह की बात करें तो यह हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसको याद रखिएगा। पुरुष एकल विजेता की बात करें तो कार्लोस अल्काराज, जी हाँ कार्लोस अल्काराज है पुरुष एकल विजेता का, याद रखना है कार्लोस अल्काराज हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा पुरुष एकल विजेता कौन है? तो कार्लोस अल्काराज हैं। पुरुष मतलब पुरुष एकल विजेता यही है, स्पेन के खिलाड़ी हैं। अगर हम उप विजेता की बात करें तो नोवाक जोकोविच हैं जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। ठीक है, नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं। महिला एकल विजेता की बात करें तो एलेना राइबाकिना है जो कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। मेरे प्यारे साथियों, कार्लोस अल्काराज ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है और इस जीत के साथ अल्काराज ने अपना कैरियर ग्रैंड स्लैम भी पूरा कर लिया है। कुल 7वां ग्रैंड स्लैम एकल खिताब इन्होंने जीता है। तो याद रखिएगा कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब का विजेता है उनका नाम है कार्लोस अल्काराज, स्पेन के खिलाड़ी हैं। और उप विजेता का भी नाम याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया। 2026 शीतकालीन ओलंपिक में किस देश ने कुल 41 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान पाया है? तो देखिए शीतकालीन ओलंपिक 2026 के अंदर हुआ और इसमें नॉर्वे जो है वो पदक तालिका में प्रथम आया। ठीक है, अब मैं बात करूं तो प्रथम स्थान की, तो नॉर्वे आया है शीतकालीन ओलंपिक 2026 में। और कुल पदक की बात करें तो 41 पदक इन्होंने जीता है। स्वर्ण पदक की बात करें तो 18 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। रजत पदक की बात करें तो 12 रजत पदक इन्होंने जीता है। कांस्य पदक की बात करें तो 11 कांस्य पदक इन्होंने जीता है। आयोजन इसका कब हुआ? तो देखिए आयोजन क्या था, तो 2026 शीतकालीन ओलंपिक था। ये मिलानो में इसको किया गया था, कॉर्टिनिया मिलानो 2026 में इसका आयोजन किया गया था मिलानो में। मेजबान देश कौन था? इटली था। मेजबानी कौन कर रहा था? इटली के मिलानो। ठीक है, आयोजन अवधि तो देखिए 6 से 22 फरवरी 2026 के अंदर इसका आयोजन किया गया था। मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपको पता होगा नॉर्वे ने शीतकालीन ओलंपिक के एकल संस्करण में सबसे अधिक 41 पदक जीतने का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक प्रश्न पूछा गया 2026 में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली के किस स्थान पर, जी हाँ किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट का आयोजन किया गया था दिल्ली के अंदर। और ये दिल्ली में भारत मंडपम, आपको याद रखना है दिल्ली के भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। मेरे प्यारे साथियों, बहुत चर्चा में रहा था क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक ऐसे रोबोटिक डॉग को बनाया था, ओरायन को, जो कि वो चाइना का प्रोडक्ट था। और बाद में चाइना ने उस पर आपत्ति दर्ज किया तो पूरे विश्व का नज़र था इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के ऊपर कि कुछ नया इनोवेशन हम लोगों को देने वाला है। लेकिन इसका फजीहत करा दिया गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने। ठीक है,
तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आयोजन किया गया था वो आपको ना भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर किया गया था। 16 से 20 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इसको ना आयोजन किया गया था इसका। मेरे प्यारे साथियों, उद्घाटन की बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको उद्घाटित किया गया था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के मुख्य उद्देश्य थे जिम्मेदार यानी रिस्पॉन्सिबल, समावेशी यानी इंक्लूसिव और विकासमुखी यानी एआई फॉर डेवलपमेंट, कृत्रिमता बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका विशेषता की बात करें तो देखिए इसमें यह ग्लोबल साउथ में आयोजित पहला प्रमुख वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन था। भागीदारी की बात करें तो 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और नीति निर्माता, उद्योग जगत से शोधकर्ता और वैश्विक तकनीकी कंपनियों के प्रमुख लोगों ने इनमें भाग लिया था। तो इंडिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी के खराब परफॉर्मेंस के कारण बदनामी हो चुका था। ठीक है, चलिए देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया। एक प्रश्न पूछा गया था जून 2026 में भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया? तो यहाँ पे आप लोगों को देखना होगा कि 2 जून 2014 की बात है। ठीक है, 2 जून 2014 की अगर बात करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे तेलंगाना का स्थापना होता है। किसका? तेलंगाना का स्थापना होता है। और तेलंगाना ना 2026 के अंदर अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया। तो तेलंगाना आप लोग याद रखिएगा, 2 जून 2014 को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 29वां राज्य बना था, इसको याद रखिएगा। 2 जून 2026 को इन्होंने 12वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें अभी तो अनुमूला रेवंत रेड्डी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया था, 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन सरकार, जी हाँ स्वीडन सरकार ने किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? तो देखिए यहाँ पे 2026 में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन गए थे, तो वहाँ पे उनको रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया था। और एक और सम्मान दिया गया था, डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन सरकार ने यहाँ पे सम्मानित किया है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार और डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया था। इसको याद रखिएगा। सम्मान का नाम आप लोग याद रखिएगा, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, और एक था डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस। ये दो आप लोगों को याद रखना है। सम्मान देने वाला देश कौन है? स्वीडन, याद रखिएगा। सम्मान प्राप्तकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इनको ना 17 मई 2026 को इस पुरस्कार से नवाजा गया था। मेरे प्यारे साथियों, स्वीडन की क्राउन जो है प्रिंसेस विक्टोरिया ने गोथेनबर्ग में आयोजित जो समारोह हुआ था उसमें इनको प्रदान किया था। और स्वीडन का विदेशी सरकार प्रमुखों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान के रूप में ये जाना जाता है, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार और डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस। इसको याद रखना है। मेरे प्यारे साथियों, आखिर इस तरह से क्यों दिया गया, इसके भी रीजन थे। भारत और स्वीडन के बीच संबंधों को मजबूत करना था, उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवा और दूरदर्शी नेतृत्वों के लिए इसमें आप लोगों को ज़्यादा मजबूती हो सके रिश्ता में, इसके लिए दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले एशियाई नेता बने थे। इसको याद रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आया था 2026 में मैड्रिड में आयोजित समारोह में किस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 की किताब से नवाजा गया है? ठीक है, तो याद रखिएगा 2026 में मैड्रिड के अंदर हुआ था एक समारोह, और यहाँ पे एक व्यक्ति को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट, जी हाँ लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 की किताब से नवाजा गया था, जिसका नाम है कार्लोस अल्काराज। मेरे प्यारे साथियों, कार्लोस अल्काराज स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। इसको याद रखिएगा, कार्लोस अल्काराज स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं और इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब इन्होंने ही जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट इसके बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो देखिए पुरस्कार कौन सा दिया गया इनको, तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 कार्लोस अल्काराज को दिया गया। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं मेरे प्यारे साथियों। आखिर इसका आयोजन मैड्रिड में स्पेन में किया गया था और 20 अप्रैल 2026 को इसका आयोजन गया था। यहाँ पे कार्लोस अल्काराज ये पहली बार इस तरह के मतलब लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीते हैं और यहाँ पे 2025 में शानदार प्रदर्शन, ग्रैंड स्लैम, ये सब के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में कौन सा देश लगातार 10वीं बार प्रथम आया है। तो देखिए यहाँ पे रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया है 2026 के अंदर और उसमें ना नॉर्वे को प्रथम स्थान दिया है और नॉर्वे लगातार 10वीं बार में स्वतंत्रता मतलब प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 10वीं बार प्रथम आया है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब समझ लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है और इसको जारी करने वाला जो संस्था है उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF। मेरे प्यारे साथियों, प्रथम स्थान आने वाला देश है नॉर्वे, लगातार 10वीं बार आया है। 180 देशों का प्रेस स्वतंत्रता यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें से दूसरा स्थान, प्रथम स्थान तो नॉर्वे था, दूसरा स्थान एस्टोनिया का आया है, तीसरा स्थान नीदरलैंड का है और अपना भारत का स्थान आपको जानना जरूरी है क्योंकि 180 देशों में भारत का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में स्थान है वो 157 है। कितना है? 157। इंडिया की बात करें तो 157 है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और अंतिम को ही याद रखिएगा, अंतिम 180 नंबर पे आया है इरिट्रेरिया। नाम क्या है? इरिट्रेरिया, जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में सबसे लास्ट में 180वां नंबर पे आया है। और भारत का भी कोई खास मेरे प्यारे साथियों स्थान है नहीं। 157 मतलब 180 में से 157। अब बताइए नीदरलैंड जैसे जो देश हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, एस्टोनिया जैसे देश हैं वो लगातार दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, नॉर्वे लगातार 10वीं बार प्रथम नंबर पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत के मीडिया को, प्रेस वालों को देखना होगा, सरकार को भी देखना होगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया, केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित बायोफार्मा शक्ति पहल में शक्ति का फुल फॉर्म क्या पूछा गया। देखिए शक्ति का फुल फॉर्म पूछा गया है तो देखिए आपको 2026 और 27 के बीच जो बायोफार्मा शक्ति के लिए बजट जारी किया गया था उसमें शक्ति नाम का एक पहल जारी किया गया था बायोफार्मा के सेक्टर में, जिसका फुल फॉर्म पूछा है। तो देखिए शक्ति का जो फुल फॉर्म होता है वो स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है। ठीक है, शक्ति का फुल फॉर्म क्या होगा? एस से शक्ति फॉर और एच से हेल्थ केयर, ए से एडवांसमेंट थ्रू, TH से थ्रू होता है, उसी में थ्रू हो गया, के से नॉलेज हो गया और टी से टेक्नोलॉजी हो गया एंड आई से इनोवेशन हो गया। तो शक्ति का फुल फॉर्म हो गया स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। याद रखिएगा, पूरा नाम आप लोगों को मैंने बता दिया है। मेरे प्यारे साथियों, यह योजना बायोफार्मा शक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया केंद्रीय बजट 2026-27 के अंदर। इसको घोषणा किसने किया है? तो निर्मला सीतारमन, जो कि भारत के वित्त मंत्री है, फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं, और इसमें ना 10,000 करोड़ 5 वर्षों में खर्चा किया जाना है, इसको याद रखिएगा। मेन इसका उद्देश्य है कि भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण जो है ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, एक प्रश्न आया था 2026 में उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो देखिए 2026 के अंदर उत्तर प्रदेश के जो एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, सुरहा ताल बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इसको ना भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है 2026 के अंदर। अब इसके बारे में हम लोगों को जानना होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया कि कौन सा स्थल है जो 100वां प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, सुरहाताल, उत्तर प्रदेश, बलिया जिला। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसको कब घोषित किया गया? तो 5 जून 2026 को, जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसी शुभ दिन पर यहाँ जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को
यहाँ पे रामसर स्थल में घोषित किया गया है, जो कि भारत का 100वां रामसर स्थल है। मेरे प्यारे साथियों, इसका विशेषता यह है कि यह एक प्राकृतिक ऑक्सबो लेक है, मतलब गोखुर झील है, और यहाँ पे बड़ी संख्या में प्रवासी जो मैग्रेटरी जो आते हैं, स्थानीय रेसिडेंशियल पक्षी, ये सब आपके वहाँ आनंद लेते हैं। यहाँ पे आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड, पक्षियाँ, मछलियाँ, अन्य जलीय जीवों के संरक्षण के लिए बहुत बड़ा उपाय किया गया है। अगर हम बात करें रामसर सम्मेलन की, तो देखिए रामसर सम्मेलन जो है आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए 1971 में ईरान के अंदर सबसे पहले इसको अंतर्राष्ट्रीय समझौता के थ्रू मनाया गया था। तब से हर साल विश्व में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया था। मई 2026 में ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक विशेष पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो देखिए आप सभी लोगों को पता है कि 2025 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में टसन जो है उभर चुका था, जिसमें भारत ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को नष्ट करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि आतंकवादियों ने उनके मतलब सामने उनके पति को मार दिया था, मतलब उनकी सिंदूर को मतलब धो दिया था। तो एक तरह से समझिए कि इसी से नाम रखा गया ऑपरेशन, कितने को विधवा कर दिया था, तो ऑपरेशन सिंदूर नाम से ऑपरेशन चलाया गया था। और उसी पे एक किताब का विमोचन हुआ है, जिसको ना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसको मई 2026 में इस पे विमोचन किया गया है। तो आप लोगों को पता होगा ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसको विमोचित किया गया है। 29 मई 2026 को इसको स्मारक पुस्तक के रूप में इसको विमोचित किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले जो 100 अधिकारी थे, सैनिक थे, नौसैनिक और वायुसेना कर्मियों के व्यक्तिगत अनुभव के परंपरा को इसमें स्मरण किया गया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो देखिए इस तरह के लॉन्चेस के उद्देश्य होते हैं भारतीय सशस्त्र बलों के साहस में, उनके समर्पण, उनके वीरता में, इनको सम्मान देना, उनकी प्रेरणादायक कहानियां देश को बताना। ठीक है, इनका महत्व है कि यह पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों के समन्वय, पराक्रम और राष्ट्र सेवा का दस्तावेज मानी जाती है। तो ये समय आने पर इसको बताया जाएगा, किताबों में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया। भारत में सेंट्रल यानी राष्ट्रीय जनगणना के संचालन के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत में जो सेंट्रल यानी राष्ट्रीय जनगणना होता है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिम्मेदार होता है, यानी गृह मंत्रालय, भारत के गृह मंत्रालय का इसका जिम्मा होता है। ठीक है, सेंसस 2026-27 चल रहा है, जिसमें आपको 27 में उसका जो है रिजल्ट आएगा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जिम्मेदारी के तहत इसका काम होता है। जनगणना का काम होता है गृह मंत्रालय के अंदर कराना, ये सब आपको याद होगा। ठीक है, आपको पता है कि ये जो MHA है यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगर हम भारत में पहली जनगणना की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों 1872 में पहली जनगणना हुआ था, लॉर्ड मेयो का शासनकाल था। उसके बाद अगर भारत में नियमित जनगणना की बात करें तो हर साल से नियमित 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन उस समय उसका शासनकाल था। अगर हम बात करें कि जनगणना कितने वर्षों पर होता है, तो हर साल 10 वर्षों पर होता है, और इसके लिए कानूनी जनगणना अधिनियम 1948 यानी सेंसस एक्ट 1948 का आधार माना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व है यही है कि जनसंख्या, शिक्षा, रोजगार, आवास, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति आदि के आंकड़े उपलब्ध सरकार को कराया जाता है, ताकि सरकार को एक अनुमान लग सके कि हमें किन योजनाओं को लागू करना है, कौन गरीब व्यक्ति हैं, किनको हमें सहायता करनी है, क्या है क्या नहीं, टैक्सेस के लिए भी ये सब चीज़ें उभर करके आती है, और देश का एक तरह से भला ही होता है। और 10 वर्ष पे इसको किया जाता है, लेकिन इस बार लेट हो चुका है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आप पंजीयन करा सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन क्या पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया, अमेरिकी सेना 2026 में ऑपरेशन एब्सलूट रिजॉल्व के तहत किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया था? तो देखिए अमेरिका की सेना ने 2026 के अंदर ऑपरेशन एब्सलूट रिजॉल्व को शुरू किया था, जिसमें आपको पता होगा कि यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे जो निकोलस मादुरे हैं, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे, निकोलस मादुरे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया था, वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे, और इसमें अमेरिका सैनिकों के द्वारा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया गया था, और ये 3 जनवरी 2026 की घटना है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें कराकस वेनेजुएला
से इनको गिरफ्तार किया गया था। और साथ में अमेरिकी सेना ने मादुरो के साथ साथ उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को भी हिरासत में ले लिया था। और अमेरिकी आधिकारिक विवरण के अनुसार बाद में पता चला कि यह कार्रवाई अमेरिकी न्याय विभाग के अनुरोध पर किया गया था और इसके बाद मादुरो को अमेरिका ले जाया गया था और उनके विरुद्ध अमेरिकी अदालत में मुकदमा चलाने की बात कही गई थी। तो इसको याद रखिएगा, निकोलस मादुरो जो थे वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे, उनको गिरफ्तार अमेरिकी सेना ने किया था और एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिसॉल्व। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया था, हाल ही में भारत ने अपनी प्रमुख आरोग्य, देखिए अपनी प्रमुख आरोग्य मैत्री पोर्टेबल स्वास्थ्य सेवा परियोजना किस देश में लागू किया है। तो देखिए आपको ना आरोग्य मैत्री पोर्टेबल स्वास्थ्य सेवा परियोजना को इस जमैका के अंदर लागू किया गया है। किस देश के अंदर? जमैका के अंदर लागू किया गया है। और आपको पता होगा कि आरोग्य मैत्री जो है ये भारत की मानवीय सहायता आपदा प्रतिक्रिया क्षमता से जुड़ी पोर्टेबल स्वास्थ्य सेवा का एक पहल है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा, तो आपदा और स्वास्थ्य आपात स्थितियों में तेजी से तैनात की जा सकने वाली चिकित्सीय सुविधा को उपलब्ध कराना है। ठीक है, भारत ने इसे जमैका में लागू कर कैरिबियाई क्षेत्र के साथ स्वास्थ्य सहयोग और विकास साझेदारी को मजबूत करने का संकेत दिया है। तो इसको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 किस संगठन के द्वारा जारी किया गया। तो देखिए एक 2026 के अंदर ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट को जारी किया गया है 2026 के अंदर। तो किस संगठन ने इसको जारी किया है? तो देखिए इसको ना विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसको याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। आपको पता होगा हेपेटाइटिस यकृत से संबंधित एक गंभीर बीमारी है और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह रिपोर्ट विश्व स्तर पर हेपेटाइटिस बी और सी और अन्य प्रकार की स्थिति, संक्रमण दर, मृत्यु दर और अन्य उपचार की प्रगति के आकलन के लिए इस तरह की रिपोर्ट को जारी किया है। रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य था देश को हेपेटाइटिस उन्मूलन के लक्ष्य की दिशा में प्रगति मापने में सहायता प्रदान करना। और एक बात करें तो WHO का आपको मुख्यालय पूछता है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पूछता है तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, इसको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में यूनेस्को 2026 का यूनेस्को गिरलमेंगो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किस संगठन ने प्रदान किया। तो देखिए यूनेस्को 2026 का जो है कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है और इसको सूडान जर्नलिस्ट सिंडिकेट के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। तो ये उतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन फिर भी पूछा है क्वेश्चन, तो डोंट वरी, आप लोगों को चिंता नहीं करना है। सूडान जर्नलिस्ट सिंडिकेट के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसमें ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। कोलंबियाई पत्रकार पे इसका नाम दिया गया था, इसमें आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं टेंशन लेना है। देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया था, पूछा गया हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक भारत द्वारा नई दिल्ली में आयोजित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है। तो देखिए आप लोगों को भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और एक USA भी है, लेकिन दक्षिण कोरिया इसका सदस्य नहीं है। तो 4 देशों का क्वाड आप लोग याद रखिएगा, इंडिया, जापान, US, ऑस्ट्रेलिया। मेरे प्यारे साथियों क्वाड की शुरुआत कब की गई? 2007 के अंदर की गई और इसका मुख्य उद्देश्य था जो हिंद और प्रशांत महासागर है यानी इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उसमें शांति स्थापित करना, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। 2026 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली के अंदर किया गया था, जिसमें इंडिया, जापान और USA और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया था, लेकिन यहाँ पे दक्षिण कोरिया ऑप्शन में था जो कि ऑप्शन गलत था। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया, विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता था। तो देखिए विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें 2026 के तो इसको विदर्भ ने जीता था। मेरे प्यारे साथियों विदर्भ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है विदर्भ जो क्रिकेट टीम है वो सौराष्ट्र को हराया है 38 रनों से और पहली बार मेरे प्यारे साथियों विजय हजारे ट्रॉफी को इन्होंने अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबला आपको पता है बेंगलुरु के BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 50 ओवर के लिस्ट ए फॉर्मेट में हुआ था और यह भारत की प्रमुख घरेलू एक दिवसीय प्रतियोगिता के रूप में आपको जाना जाता है। विदर्भ इससे पहले रणजी ट्रॉफी बहुत बार जीत चुका है, लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी ये उसके लिए पहली बार था, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया, हाल ही में बिहार सरकार ने
किस शहर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहली बार ग्रेन एटीएम मशीनें लगाने की मंजूरी दी है? तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोगों को मतलब आप लोगों को हम लोगों को वहाँ नहीं जाना पड़ेगा राशन की दुकान पे। इसके लिए बिहार सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत ग्रेन एटीएम की शुरुआत की है, जो कि पटना में सबसे पहले इसका शुरुआत किया गया है। कहाँ? पटना में किया गया है। ठीक है, पटना में पहली बार 3 ग्रेन एटीएम मशीनें लगाई गई हैं। मेरे प्यारे साथियों, ग्रेन एटीएम जिसे अन्नपूर्ति भी कहा जाता है, अन्नपूर्णी, और गेहूं चावल ये सब स्वचालित मशीन होती है एटीएम के जैसे, वहां से निकलती हैं। और मेरे प्यारे साथियों, ये ना 24 घंटे सातों दिन चलते रहते हैं, सोलर पावर से भी संचालित होता है। और ये सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली होते हैं, डाटाबेस और बीपीएल कार्ड धारकों को सीधे इसका लाभ दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया, ग्लोबल वीक कैट समिट 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ ग्लोबल वीक कैट समिट है 2026 में, मेजबानी भारत के द्वारा किया जाएगा। भारत के द्वारा, किसके द्वारा? भारत के द्वारा। मेरे प्यारे साथियों, भारत इस साल पहली ग्लोबल वीक कैट समिट की मेजबानी करने जा रहा है, जिसमें 95 देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेने वाले हैं। यह समिट बड़ी बिल्लियों और संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित है। भारत की भूमिका अहम है क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी जंगली बाघ आबादी आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रश्न क्या पूछा गया था, गूगल क्लाउड इंडिया एआई हब की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए गूगल क्लाउड इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब की स्थापना किया जा रहा है, और वो भी विशाखापट्टनम के अंदर। कहाँ? विशाखापट्टनम के अंदर। मेरे प्यारे साथियों, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू है, विशाखापट्टनम में गूगल क्लाउड इंडिया एआई हब की आधारशिला रख दी थी। और आपको पता है यह परियोजना गूगल क्लाउड, अदानी समूह और भारतीय एयरटेल के बीच महत्वपूर्ण सहयोग का हिस्सा है। गूगल ने यूएसडी 15 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता को इसमें जताई है, जिससे यह भारत के सबसे बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों में से एक माना जा रहा है। एआई डेटा सेंटर की क्षमता 1 गीगावाट होगी और यह 600 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इससे भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो होगी, क्लाउड कंप्यूटिंग जो होगा, डिजिटल अवसंरचना होगा, ये सब आपके बढ़ोतरी इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया था, मई 2026 में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों बताइएगा, एनएस राजा सुब्रमण्यम को घोषित किया गया है। किनको नियुक्त किया गया है? राजा सुब्रमण्यम को घोषित किया गया है चीफ ऑफ डिफेंस। आपको पता है सीडीएस इसका फुल फॉर्म होता है, नहीं मतलब सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस, और यह भारत की तीनों सेनाओं के बीच समन्वय को स्थापित करने का काम करता है, जो कि थल सेना हो गया, नौसेना हो गया और वायुसेना हो गया। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम सीडीएस की स्थापना की बात करें तो 2019 के अंदर इसका स्थापना किया गया था। और इसके पहले जो सीडीएस थे ना, वो बिपिन रावत थे। आपको पता होगा कि इनका निधन हो चुका था, प्लेन नहीं मतलब हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी जानें जा चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न आया था, सोमनाथ अमृत पर्व 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो सोमनाथ अमृत पर्व 2026 का आयोजन आपको ना गुजरात में किया जा रहा है। क्या? गुजरात में किया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जो सोमनाथ मंदिर है उसके पूर्ण निर्माण की 75वीं वर्षगांठ है, और इसके उपलक्ष्य में 9 मई 2026 को गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व 2026 का शुभारंभ किया गया था। और यह जो है 5 दिवसीय उत्सव वैदिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया था, जिसमें देश भर के श्रद्धालु भाग ले रहे थे। हालांकि मुकेश अंबानी जो था उसके बेटे भी शामिल हुए थे। गुजरात के केरावल के निकट एक प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है, किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, यूनिफाइड पेमेंट्स जो इंटरफेस है यूपीआई, इसको नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा इसको ना प्रारंभ किया गया था। आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं मार दीजिएगा, सहयोग जरूर रहा था, लेकिन यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इस जो है वो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अब इसको ना 2016 में इसको नियुक्त किया गया था यूपीआई को, 2026 10 साल हो गए हैं, और इसे भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में चलाया जा रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था, इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 23 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा, 23 अप्रैल। मेरे प्यारे साथियों, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, जैसे कि अगर हमारा ये वाला आपको डाटा दिखाई दे रहा है, मैंने इस पे काफ़ी मेहनत किया है। अगर हूबहू कोई मेरे इस डाटा को इस्तेमाल करके डिजिटली या किसी भी तरह से प्रिंट मीडिया के माध्यम से अगर उसको बांटता है, तो अगर मेरा कॉपीराइट वाला क्लेम होगा तो हम क्लेम कर देंगे, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो यही है, और इसके लिए आपको ना 23 अप्रैल को पठन पाठन पुस्तकों और कॉपीराइट के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक और वैज्ञानिक और संस्कृति संगठन यूनेस्को के द्वारा इसको 1995 में नियुक्त किया गया था। ठीक है, 2026 के लिए रबात को विश्व पुस्तक राजधानी नामित किया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा, रबात को। देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया था, किस देश ने 2028 में आयोजित होने वाले कोप 33 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए अपनी बोली वापस ले ली है? मेरे प्यारे साथियों, भारत के अंदर ही 2028 में कोप 33 जलवायु शिखर सम्मेलन का मेजबानी करने वाला था भारत, लेकिन किसी कारणवश इसने अपने नाम को वापस ले लिया है। यानी कोप 33 जो आपको था ना, वो भारत ये अपना नाम वापस ले लिया है। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होगा कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पैरिटीज होता है इसका फुल फॉर्म, और कोप 33 का आयोजन भारत में होने वाला था 2028 के अंदर, लेकिन किसी कारणवश यहाँ भारत ने अपना नाम जो है वापस ले लिया है। ठीक है, इसके बाद जब भारत हट गया है तो दक्षिण कोरिया एकमात्र ऐसा देश बच गया है जो इसको ऑर्गेनाइज करेगा 2028 के अंदर, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया था, फीफा विश्व कप 2026 का किताब किसने जीता? तो देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 खत्म हो चुका है और इसका जो किताब जीतने वाला विजेता है वो स्पेन है। कौन है? स्पेन। स्पेन इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, अर्जेंटीना को हरा दिया है स्पेन ने, और संयुक्त रूप से अमेरिका, कहाँ कहाँ इसका आयोजन हुआ था? तो 2026 के अंदर जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ये 3 जगहों पे हुआ था, 3 देश में हुआ था। एक तो यूएसए के अंदर हुआ था, दूसरा कनाडा के अंदर हुआ था, तीसरा मैक्सिको के अंदर हुआ था। पहली बार की बात करें तो 48 टीमों ने इस विश्व कप में भाग लिया था, जिसमें 104 मैचेस खेले गए थे। मेरे प्यारे साथियों, फाइनल की बात करें तो देखिए फाइनल की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए न्यूयॉर्क जो जर्सी है, फाइनल याद रखिएगा, न्यूयॉर्क जर्सी। क्या मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे दिक्कत करने लगी, न्यूयॉर्क जर्सी क्या? तो न्यूयॉर्क जर्सी जो है, न्यूयॉर्क जर्सी क्षेत्र स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। गोल्डन बॉल यानी यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाने वाला गोल्डन बॉल जो होता है वो रोड्रिक को दिया गया था, स्पेन के खिलाड़ी हैं। स्पेन का कुल विश्व कप का खिताब 2 बार अभी तक जीता है, जो कि 2010 में पहली बार जीता था और 2026 दूसरी बार है। तो याद रखिएगा कि जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का विजेता है वो स्पेन है और विजेता अर्जेंटीना है। पहली बार 48 टीमें भाग ली हैं और उसके बाद इसमें कुल मैचेस की संख्या 104 हुई थी। फाइनल का आयोजन न्यूयॉर्क न्यू जर्सी क्षेत्र स्टेडियम में किया गया था। गोल्डन बॉल ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोल्डन बॉल की बात करें, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, रोड्रिक को दिया गया है, स्पेन के खिलाड़ी हैं। और स्पेन अभी तक 2 बार जो फीफा वर्ल्ड कप है जीता है, 2010 और 2026। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न पूछा गया था, कौन सा भारतीय शहर राष्ट्रमंडल खेल 2030 का मेजबानी करेगा? यानी विच इंडियन सिटी विल होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2030, यानी 2030। तो याद रखिएगा, विच इंडियन सिटी विल होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2030। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो है ना अहमदाबाद करेगा। कौन करेगा? अहमदाबाद करेगा मेरे प्यारे साथियों। गुजरात, भारत पहली बार करने वाला, मतलब पहली बार नहीं करने वाला, 2030 वाला करने वाला है। और भारत में भी कहाँ? तो गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर। मेरे प्यारे साथियों, ये राष्ट्रमंडल खेलों का 100वां जो होगा संस्करण होगा और भारत दूसरी बार इस राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी करने वाला है। इससे पहले 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्र खेलों का मंडल का जो आयोजन हुआ था, उसके बाद अक्टूबर 2030 में संभावित तिथि आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच टीम वोन द विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 फॉर द फर्स्ट टाइम? यानी किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है? तो आपको पता होगा कि ये जो है यहाँ पे विदर्भ ने जीता है। किसने जीता है?
विदर्भ ने जीता है। मेरे प्यारे साथियों, सौराष्ट्र को हरा करके विदर्भ ने अपने इतिहास में पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है। और इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था 24 दिसंबर 2025 से 18 जनवरी 2026 तक बेंगलुरु में हुआ था। और अमन मुखारे इसमें आपको ना प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे। इन्हें सबसे ज़्यादा रन बनाया था, 814 रन बनाया था। सर्वाधिक विकेट लेने वाला अंकुर पवार थे, जो कि 25 विकेट लिए थे, सौराष्ट्र से थे। प्रतिभागी टीम यानी कितने टीमों ने भाग लिया था, तो 38 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल का परिणाम हुआ विदर्भ ने जो सौराष्ट्र है उसको 38 रनों से पराजित करके खिताब अपने नाम किया। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच टीम वोन द संतोष ट्रॉफी 2025-26 टाइटल, यानी किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्विसेज। क्या हो जाएगा? सर्विसेज। मेरे प्यारे साथियों, 2025-26 का जो संतोष ट्रॉफी का खिताब था उसको सर्विसेज ने जीता है। किसने जीता है? सर्विसेज ने जीता है, केरला को हरा करके। मेरे प्यारे साथियों, ये 79वां नंबर का था और यहाँ पे धकू आखाना असम के बीच इसका आयोजन किया गया था। सर्विसेज ने 1-0 से केरल को हरा दिया था। विजय गोयल, अभिषेक पवार अतिरिक्त ये सब आपको ध्यान देना है। सर्विसेज का कुल जो किताब था वो अभी तक 8 किताब जीता है। आयोजक संस्था, इसका आयोजन कौन कर रहा था? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा, AIFF के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा था। टूर्नामेंट आपको 15 दिसंबर 2025 से लेकर 8 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन किया था। टोटल टीमों की संख्या बात करें तो 38 टीमों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया था, हु वाज द हंगर्ड विच द कोल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द BCCI, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, ठीक है, उसमें आपको ना उसके द्वारा कर्नल CK नायडू आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से किस खिलाड़ी को नवाजा गया है। तो इसमें 2 खिलाड़ी हैं आपको 2026 के अंदर, राहुल द्रविड़ और दूसरा है रोजर बिन्नी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। ये आपको ना पुरस्कार कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। 2 खिलाड़ी हैं, राहुल द्रविड़ है और एक है रोजर बिन्नी है। मेरे प्यारे साथियों, इसको ना भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के द्वारा प्रदान किया गया। BCCI का पूर्व क्रिकेटरों के लिए सर्वोच्च सम्मान ये माना जाता है। पुरस्कार का नाम भारत के पहले जो क्रिकेट टेस्ट के कप्तान थे कर्नल CK नायडू, उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रख दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपको ना नमन जो अवार्ड्स 2026 है, इसमें आपको एक ट्रॉफी दिया जाता है, सशस्त्री पत्र दिया जाता है और नगद में 25 लाख रुपया दिया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये थे टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जा रहे थे, ये 3 अगस्त 2026 से लेकर के 18 अगस्त 2026 तक के जो शिफ्ट्स हैं उसमें पूछे गए हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों आपका भी आने वाले शिफ्ट्सों में एग्जाम है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख जाइएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।